लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट चैप्टर फॉर क्रिया शरीर। हमारा पहला जो चैप्टर होगा वो शरीर का इंट्रोडक्शन होगा। के इससे शुरू करते हैं। शरीर शब्द की परिभाषा। जिस शरीर की चिकित्सा हेतु प्राचीन मनुष्यों ने तंत्रों एवं संहिताओं की रचना की है, उस शरीर का महर्षि चरक ने निम्न लक्षण प्रतिपादित किए हैं। कि शरीर की क्या डेफिनेशन दी है महर्षियों ने। तत्र शरीरानाम चेतना अधिष्ठान भूतम पंचमहाभूत विकार समुदायात्मकम संयोगवा ही। इसका अर्थ क्या हुआ? मतलब चेतना अर्थात आत्मा। ठीक है, चेतना अधिष्ठान हो गया ना यहाँ पे, इसमें चेतना का अधिष्ठान हो और साथ में 5 महाभूत आदि विकार, जो हमारे 16 विकार होते हैं, ये वी विल एक्सप्लेन दिस लेटर, का संयोग शरीर नाम से जाना जाता है। ठीक है, मतलब जिसके अंदर हमारे सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स और चेतना माने आत्मा हो, वो शरीर है। इस श्लोक में सभी द्रव्य पंच भौतिक होते हैं। ये वाला पहले क्लियर कर लेते हैं कि व्हाट मेक्स अप द वर्ल्ड एज पर आयुर्वेदा। आई विल टेक अ न्यू पेज। कहाँ से ऐड होता था ना? यप, हाँ। तो जो हमारी मॉडर्न साइंसेस होती हैं, व्हाट दे डू इज़ कि ओके हम ये बाहर से शरीर को देख रहे हैं, बट दे विल डू इज़ दे विल कट फ्रॉम आउटवर्ड्स टूवर्ड इनवर्ड्स। ये एक वॉलेंट अप्रोच है एज पर आयुर्वेदा। तो इसलिए लाइक इट वॉज लुक डाउन अपॉन इन द प्रीवियस टाइम्स टू। सुश्रुत ने बड़ी मुश्किल से डायसेक्शन किया था, बट फिर भी जो बेस है हमारा बॉडी को समझने का, वो अंदर से शुरू होता है। लाइक नॉट जस्ट द बॉडी, द एंटायर यूनिवर्स। व्हाट दे सॉ वाज, यार कैसे बच्चे हैं जी भाई, ओके गुड नाउ, के देर इज प्रकृति मीन्स ऑल पोटेंशियल। ठीक है, इसको जैसे शक्ति फॉर्म भी कह सकते हैं हम। के देन देर इज पुरुष ऑल कॉन्शियसनेस, इसको हम शिव से भी डिनोट कर सकते हैं। दे कम टुगेदर एंड दे गिव बर्थ टू इंटेलिजेंस माने महत बुद्धि, महत स्लैश बुद्धि के। एंड व्हाट डज दिस बुद्धि डू? इट आइडेंटिफाइज इट सेल्फ। तो इससे बना अहंकार। के अहंकार कैन बी ऑफ 3 नेचर्स, सात्विक, राजसिक एंड तामसिक। सत्व इज ऑल इल्यूमिनेटिंग फैक्टर, मतलब प्योर कॉन्शियसनेस, प्योर ब्लिस, एंड जितना भी हमारा प्रकाश का कार्य है वो सत्व के अंदर आ जाएगा। नाउ रज इज एक्टिविटी, जितनी भी एक्टिव चीज़ें हैं, जहाँ पे भी मोशन है, जहाँ पे भी कोई एफर्ट है, वो सब रज के अंदर आएगा। नाउ तम इज द स्टॉपिंग फैक्टर, डार्कनेस, ब्लॉकेजेस एंड लाइक कमिंग इनटू द एग्जिस्टेंस फ्रॉम द थॉट। लाइक ब्लॉक हो गया ना वो एक जगह, तो ये तम गुण के अंदर आ गया। नाउ व्हाट सत्व एंड रज टुगेदर, सत्व सात्विक अहंकार अकेला कहीं जा नहीं सकता, इट नीड्स मोमेंट। तो वो रज की सहायता लेके हमारा मन प्लस 10 इंद्रियां, उसके अंदर 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां। ज्ञान इंद्रिय हमारी हो गई शब्द स्पर्श रूप, मतलब ये आँखें, नाक, कान, त्वचा और जीवा। ठीक है, और कर्म इंद्रिया हमारी हो गई वाक, पाणी मतलब बोलना, पाणी मतलब हाथ, पाद मतलब पैर, उपस माने गूदा, और पायु माने हमारी जनन इंद्रिय, मतलब जितनी भी हमारी सेक्सुअल वाली कर्म इंद्रियां हैं। ठीक है, ये सात्विक और राजसिक हैं। अब तामसिक गुण राजस की सहायता लेके क्या बनाएगा? पंच तन्मात्राएं, मतलब जो क्वालिटीज एग्जिस्ट करती हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। शब्द इज फॉर द एम्प्टी स्पेस। ठीक है, शब्द, स्पर्श, स्पर्श इज टच। जैसे हमने एम्प्टी स्पेस में वी कैन टेक इट एज डायमेंशन 0। ठीक है, स्पर्श में इट इज स्टिल मोर डायमेंशन एडिड है, यहाँ धीरे धीरे चीज़ें ऐड हो रही हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, ये 3D हो गया। रस, इसमें एक अलग एसेंस वाला फैक्टर आ गया।
अब गंध के इसके अंदर ये सारी की सारी चीज़ें, नाउ दे मैनिफेस्ट देम इन देमसेल्व्स इनटू महाभूत्स, माने जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्रिएशन है। ठीक है, इसमें हमारे आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। नाउ इनकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं। महर्षि जो हैं तब उनके पास और चीज़ें तो थी नहीं ज्ञान प्राप्त करने की, कुछ ही साधन थे हमारे, मन और ये ज्ञान इंद्रियां। तो मन के थ्रू हम बाकी सारे को समझ सकते हैं। ठीक है, हमने कानों के थ्रू शब्द को समझा, अपनी त्वचा के थ्रू टच करके हमने स्पर्श को समझा। तो जितना उन्होंने समझा उन्होंने उतनी क्वालिटीज़ बनाई और हर एक क्वालिटी का एक एक महाभूत माने एटम बना दिया। नाउ ये जो महाभूत हैं ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मान लो हवा है तो उसमें सिर्फ आकाश होगा या वायु होगा। नहीं 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 नहीं, उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ को लुक टुगेदर करेंगे। लाइक ये हवा है, इसमें जो गति है दैट वुड बी वायु, उसके अंदर जो मॉइस्चर है वो जल होगा, उसके अंदर जो एनर्जी है वो अग्नि होगी, उसके अंदर जो छोटे छोटे एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो पृथ्वी है, और ये सब एग्जिस्ट कहाँ कर रहा है, ब्लैंक स्पेस में, तो दैट इज़ आकाश। तो सारे जितने द्रव्य हैं वो पंचभौतिक बताए गए हैं, दे हैव दीज प्रॉपर्टीज़, तभी वो हमें यहाँ पे व्यक्त होके दिखते हैं। ठीक है, ये हमने बेसिक समझ लिया कि हमारा सूक्ष्म शरीर क्या है। तो ये हमारा एक तो है फिजिकल बॉडी। ठीक है, नाउ एज पर मॉडर्न साइंसेस हम अगर सूक्ष्म शरीर मतलब जो माइन्यूट है, आंखों से नहीं दिखता, अगर हम उसको पढ़ना चाहेंगे हम कहाँ जाएंगे, टूवर्ड्स माइक्रोस्कोप्स, डायसेक्शन, कि हाँ हम देखें उसके अंदर क्या है। वट आयुर्वेदा डज इज़ द अपोजिट, उनकी अप्रोच इस पे थोड़ी सी स्पिरिचुअल है। तो उन्होंने सूक्ष्म शरीर का बेसिस दर्शन शास्त्रों को लिया है, मतलब जो हमारी फिलॉसफी थी, ये वाली जो है पूरा सृष्टि की उत्पत्ति, ये सांख्य दर्शन के हिसाब से है, यही सेम आयुर्वेद में भी मानी गई है। ठीक है, तो ये हमारे महाभूत का कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत क्लियर हो गया। विल मूव फॉरवर्ड, कहाँ थे हम, यप, हाँ, तो चेतना ये हमारा जो पुरुष का फैक्टर है, और जितने महाभूत आदि विकार, इन सब के संयोग से शरीर बनता है। इस लोक में सभी द्रव्य पंचभौतिक है, वी अंडरस्टूड दैट। शरीर में 5 महाभूतों के विकार के रूप में रस आदि धातुएं, मतलब जो इनसे उत्पन्न हुआ है, 5 महाभूत थे, उससे और चीज़ें एक्सप्रेस हुई, मतलब 7 धातु बनी, 3 दोष बने, 3 मल बने, का ग्रहण करना चाहिए। मतलब शरीर में 5 महाभूत जो हैं, सिर्फ ये नहीं बोल दिया कि हाँ एटम्स मॉलिक्यूल्स हैं, उनसे जो रचनाएं बनी वो पूरी रचना को हम शरीर कहते हैं। ये शरीर संयोगवाही होता है, मतलब इस सब में इन सब का संयोग होता है। त्रिदोष, सप्त धातु, मल सम मात्रा में रहने से ही ये शरीर गतिमान रहता है। इसका वैषम्य शरीर में क्लेश को उत्पन्न करता है, मतलब जब तक ये सारे फैक्टर्स बैलेंस्ड रहेंगे तब तक हमारी हेल्थ बनी हुई है, और जब इसमें अनस्टेबिलिटी आएगी मतलब वैषम्य आएगा तो क्लेश उत्पन्न होगा, मतलब डिसफंक्शन करेगी बॉडी। अतएव ये कहा जा सकता है कि जिसमें आत्मा का अधिष्ठान हो तथा जो 5 महाभूत आदि विकारों का समुदाय हो, उसे शरीर नाम से जानना चाहिए। शरीर के 5 महाभूत आत्मक होने के कारण ही सुश्रुत ने दोष धातु मल मूलम ही शरीरम तथा अष्टांग हृदय कर, मतलब वाग्भट ने दोष धातु मला मूलम सदा देहस्य, मतलब यही दोष धातु मल ये सब मिलके शरीर बना रहे हैं। का उल्लेख शरीर का दोष धातु मलों का उपादान स्वीकार किया गया। हाँ, वस्तुतः दोष धातु एवं मल 5 महाभूतों के मेल से ही उत्पन्न होते हैं, ये हमने जान लिया। यद्यपि पृथक पृथक महाभूतों के द्वारा द्रव्य की रचना संभव नहीं है, कोई एक अकेला महाभूत मिलके कुछ बना नहीं सकता। ठीक है, पृथक पृथक मतलब सेपरेटली, तथापि इनका न्यूनाधिक संयोग ही इनकी उत्पत्ति का कारण है, मतलब इनकी जो आपस में गठबंधन चलता है उसके थ्रू ही चीज़ें उत्पन्न हो पा रही हैं। कि अब सुश्रुत की तरफ आ जाते हैं। गर्भाशय में स्थित आत्मा, ये हमने चेतना पढ़ ली। प्रकृति
ये वाले जो हमने फैक्टर्स देखे थे ना ऊपर, कहाँ गया मेरा खाली पेज, हाँ, इसमें अलग अलग क्लासिफिकेशन होती है कि हाँ प्रकृति क्या है। ये वाला एक सेकंड में देख के यहाँ पे टेबल ही डाल देता हूँ क्या क्या होता है। तो हमारा ये वाला डायग्राम था जो मैंने पहले रफली इलस्ट्रेट कर दिया था, प्रकृति और पुरुष, इनसे महत स्लैश बुद्धि, और फिर बुद्धि का अहंकार, और उसके 3 टाइप के एक्सप्रेशंस। ठीक है, ये 5 ज्ञान इंद्रियाँ, 5 कर्म इंद्रियाँ और मन। राज और तामसिक है शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये तन्मात्रा और इनके अपने अपने महाभूत। अब पहले के 2 एलिमेंट्स को समझ लेते हैं। प्रकृति एक है, पुरुष अनेक है। पुरुष जो है हमारा आत्मा से कोरिलेट कर सकते हैं हम, जो भी चेतना वाला एलिमेंट है असाइड द बॉडी, असाइड द फिजिकल पार्ट, वो पुरुष है। प्रकृति त्रिगुणात्मक है। ठीक है, इसके अंदर ये तीनों गुण है, ये 3। ठीक है, और पुरुष जो है त्रिगुणात्मक नहीं है। पुरुष को बेसिकली और कुछ बताया ही नहीं गया, उसको एक बस प्रकाश टाइप मान लो कि हाँ है, चेतना है सिर्फ। ओके, ये अविवेकिक है, ये विवेकिक है, मतलब इसके अंदर वो नहीं है, बुद्ध कॉन्शियसनेस नहीं है, इसके अंदर है। ये विषयत्व है, मतलब ये विषय चीज़ों में पाई जाती है, और ये विषयत्व नहीं है, मतलब ये असाइड मैटर है। सामान्यत्व है और इसमें सामान्यत्व नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सिमिलैरिटी है। प्रकृति वाली चीज़ें जैसे हम देखते हैं, किसी भी चीज़ के अंदर सिमिलैरिटी है विद अनदर थिंग इन कंपैरिजन। पुरुष जो है वो इससे अलग चीज़ है, असाइड मैटर। ठीक है, इसमें चेतनत्व नहीं है, इसमें चेतनत्व है। कि ये पर्सधर्मी है, ये अपरसधर्मी है। के मध्यस्थ धर्मी। ओके, ये वाले 2 पॉइंट हम पदार्थ में आगे अच्छे से कर लेंगे, यहाँ पे हमें इतना जानना बहुत है। ठीक है, अब इसके अंदर इन्होंने 4 क्लासिफिकेशन दे दिए जो सारी चीज़ें बनी उसके। पहले तो केवल प्रकृति, वो केवल कारण होती है, वह किसी की विकृति या कार्य नहीं होती। मतलब द अनमूव्ड मूवर, द अनकॉज्ड कॉजर, जो किसी से उत्पन्न नहीं हुई लेकिन वो बाकी सबका कॉज बनेगी। केवल कारण होती है, वो कार्य नहीं है। ठीक है, वो सिर्फ कॉज है। केवल विकृति मतलब वे तत्व जो केवल दूसरे से उत्पन्न होते हैं परंतु किसी अन्य तत्व को उत्पन्न नहीं करते। मतलब ये सिर्फ रिजल्ट है, ये कॉज भी नहीं है, ये किसी और चीज़ से उत्पन्न हुआ और अब वो किसी को उत्पन्न नहीं करेगा। इसके अंदर हमारे 5 ज्ञान इंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ और 5 महाभूत मन, ये केवल विकृति की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, या आगे चल के कोई और नई चीज़ नहीं बना रहे हैं, ये बस उत्पन्न हो गए थ्रू समथिंग एल्स, तो ये केवल विकृति हैं। प्रकृति और विकृति वह तत्व हैं जो किसी को उत्पन्न करते हैं और किसी से उत्पन्न भी हुए हैं। ये मतलब कॉज और रिजल्ट दोनों हैं ये चीज़ें। इसके अंदर हमारे महत, अहंकार और पंच तन्मात्राएँ आ गई। देखो ना, यहाँ पे इससे उत्पन्न हो रही आगे चीज़ें, अहंकार से भी हो रही है, तन्मात्रा से भी हो रही है। ठीक है, और विकृति की श्रेणी, प्रकृति और विकृति की श्रेणी में रखा जाता है। और आखिरी एलिमेंट ना प्रकृति ना विकृति, वह तत्व है जो ना किसी से उत्पन्न होते हैं और ना किसी को उत्पन्न करते हैं। इसमें सिर्फ पुरुष है। यहाँ पे इसका टेबल में रिप्रेजेंटेशन भी दे रखा है कि हाँ क्या क्या एलिमेंट्स हैं जो बना रहे हैं चीज़ों को। ठीक है, नाउ लेट्स गेट बैक टू द सिलेबस। के 8 प्रकृतियाँ, आत्मा, प्रकृति और विकार से युक्त शुक्र माने स्पर्म एवं शोणित गर्भ कहलाता है। ठीक है, इसके अंदर हमारे शुक्र और शोणित का संयोग हुआ जिसके अंदर ये सारे एलिमेंट्स थे, प्रकृति और विकार, उसमें आत्मा का प्रवेश होता है, तब वो गर्भ कहलाता है। ठीक है, इस चेतना युक्त गर्भ में वायु द्वारा विभाजन होता है, तेज से पचन होता है, जल आप से क्लेदन मतलब मॉइस्चर या लुब्रिकेशन उत्पन्न होता है, पृथ्वी से संहन मतलब कठिनता कंप्रेशन, और आकाश महाभूत द्वारा
विवर्ध मतलब आकार में वृद्धि, एक्सपेंड जहाँ कर रहा है उसके लिए आकाश की ज़रूरत है। इस प्रकार परिवर्धित गर्भ जब हस्तपाद जीवाकंड नितंब आदि अंगों से युक्त हो तब शरीर की संज्ञा को प्राप्त होता है। ठीक है, पहले ये सिर्फ बेसिक स्पर्म और ओवम थे, अब ये जब एक्सप्रेस कर चुका है अपने आप को इनटू द बॉडी तब ये शरीर कहलाता है। शुक्र एवं शोणित का जब गर्भाशय में संयोग होता है उस समय आत्मा के साथ लिंग शरीर माने सूक्ष्म शरीर प्रवेश करता है जो आंखों से नहीं दिखता। इस लिंग शरीर को 18वां तत्व विद्यमान कहते हैं। 18 जिसमें एकादश इंद्रियां, पंच तन्मात्राएं, महत और अहंकार समाहित होता है। इस अवस्था में आचार्यों द्वारा गर्भ नाम दिया गया है। ये चेतना युक्त गर्भ में वायु महाभूत द्वारा, ओके ये सेम चीज़ आ गई। विभाजन का तात्पर्य है कि गर्भस्थ दोष धातु मल तथा अंग प्रत्यंगों का विभाग। आधुनिक ज्ञान के परिप्रेक्ष्य से देखा जाए तो प्रारंभ में गर्भ एक कोशीय मतलब यूनिसेलुलर है और तदंतर विभाजन होकर अनंत कोशीय मतलब मल्टीसेलुलर हो जाता है। और तीसरे गर्भ मतलब एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, ये 3 जो लेयर होती है जिनसे बाकी चीज़ें बनती हैं उसको धारण कर लेता है। गर्भ में इसी विभाजन के कार्य को वायु द्वारा समापित हुआ माना जाता है। एज वायु इज़ ऑल मोशन नॉट जस्ट एयर, तो उसके लिए ये ज़रूरी है। तेज महाभूत द्वारा विभिन्न अंग प्रत्यंगों का निर्माण होता है क्योंकि अग्नि महाभूत द्वारा के बिना रूपांतर स्वभाव नहीं होता। अब जितनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी, जितना भी पाक का कार्य है, वो सब में तेज महाभूत है, एज इट इज़ ऑल एनर्जी। वायु एवं अग्नि महाभूत का प्रभाव द्वारा गर्भ शरीर में शोषण के भाव उत्पन्न होते हैं जिससे ये निवारणीय जल क्या है शोषण के भाव उत्पन्न हो जाते हैं जिसके निवारणार्थ जल शरीर में क्लेद को उत्पन्न करता है। ठीक है, अब यहाँ पे गर्मी वगैरह पैदा हो गई तो उसको लुब्रिकेशन भी चाहिए ही साथ में, तो वो जल का कार्य है। इसके अंतर्गत गर्भ शरीर में जल का संचय तथा लसिका मतलब प्लाज्मा की उत्पत्ति को भी समझना चाहिए। गर्भ में उत्पन्न होने वाले विभिन्न धातुएं, अंग प्रत्यंग आदि को मूर्त मतलब आकार प्रदान करने का कार्य पृथ्वी महाभूत द्वारा संपादित होता है। आकाश विवर्धन का कार्य करता है, अर्थात वायु एवं अग्नि की क्रियाओं से उत्पन्न श्रोतव एवं आश्य आदि में ऊर्ध्व अधो एवं तीर्यगत विस्तार हुए आकाश प्रदान कर शरीर ये वर्धन को सहायक होता है। ठीक है, हमने बाकी सारी चीज़ों के कर्म देख लिए। अब जितना भी एक्सपेंडिंग का काम है उसमें हमें खाली जगह चाहिए होगी। ऐसे अंदर शरीर के स्रोतस भी हैं, बहुत सारे चैनल्स भी हैं, उसके लिए हमें खाली जगह चाहिए। वो सब क्या है? आकाश। ठीक है, इसके अतिरिक्त शरीर में जो भी रक्त एवं अवकाश स्थान है वह सब आकाश के कारण है। ठीक है, जहाँ पे भी खाली जगह है वो आकाश है। ठीक है, अब शारीर क्या है? शारीर इज बेसिकली अ ग्रंथ। इस शरीर शब्द को स्पष्ट करने हेतु पर्याप्त है, अर्थात शरीर की ये प्राकृत रचना एवं क्रिया का ज्ञान कराने वाला शास्त्र शारीर कहलाता है। इस प्रकार शरीर के 2 भेद हैं, एक तो हो गया रचना शरीर मतलब बना कैसे है, और दूसरा क्रिया शरीर मतलब चलता कैसे है। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ये शरीर के 2 डिविजन्स हो गए। रचना शरीर के अंतर्गत गर्भ कांति को लेकर शरीर के विभिन्न अवयवों की रचना के संबंध में अध्ययन किया जाता है। और क्रिया शरीर में ये रचना शरीर की डेफिनेशन हो गई कि यहाँ चीज़ें बनी कैसे हैं, और क्रिया शरीर में प्राकृत क्रियाओं तथा उनके कारणों का शास्त्र है कि मतलब क्या क्या प्रोसेसेस हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं और कैसे होते हैं। यह क्रिया शरीर का सब्जेक्ट है। आधुनिक क्रिया शरीरवेत्ताओं ने शरीर की क्रियाओं को सूक्ष्म निरूपण हेतु इसे मतलब और स्पेसिफाई करने के लिए बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स, हिस्टोलॉजी तथा मेडिकल स्टैटिस्टिक्स इन सब में डिवाइड कर दिया है। चिकित्सा विज्ञान में निपुणता प्राप्त करने के लिए शरीर का ज्ञान परम आवश्यक है। महर्षि चरक का कथन क्या क्या है? शरीर ज्ञान की उपयोगिता
को परिलक्षित करता है, अर्थात सर्वदा सब प्रकार के से संपूर्ण शरीर को जो वैद्य जानता है, वही भिषक संसार के सुख देने वाले आयुर्वेद शास्त्र को संपूर्ण रूप से जानता है। मतलब जिसने शरीर को समझा वही आयुर्वेद को समझ पाएगा ढंग से कि हाँ, हाउ इज़ इट मेड अप एंड हाउ डू वी ट्रीट इट। कि जो वही बात होती है, वाई डू वी स्टडी एनाटॉमी, कि हमें नेचुरल कंडीशन शरीर की जब पता होगी तभी हम डिजीज कंडीशन को भी समझ पाएंगे कि हाँ कैसी होनी चाहिए। और आयुर्वेद का जो प्रयोजन है वो क्या है, यहाँ पे वो श्लोक दिया होना चाहिए वैसे कहीं ना कहीं, तो नहीं है क्या? ओ ऑल दिया ही नहीं इन्होंने। यार वो श्लोक का है, छोड़ो आई विल जस्ट टेल इट। हाँ, प्रयोजनम चास्य स्वस्थस्य स्वस्थ रक्षणम च मातुरस्य विकार प्रशमनम च। मतलब जो स्वस्थ शरीर है उसको स्वस्थ बनाए रखना है, और जो विकृत शरीर है मतलब जिसको बीमार हो गई है उसको वापस स्वस्थ कर देना है। ये आयुर्वेद का प्रयोजन है, मतलब मकसद है। ठीक है, और ये तभी हो पाएगा जब हम शरीर को जानेंगे ढंग से। कि आगे क्या दिया हुआ है, चिकित्सा शास्त्र में शरीर के उपकार के लिए शरीर का विचय मतलब विभाग पूर्वक ज्ञान परम आवश्यक है। ठीक है, उसको ढंग से समझने के लिए पहले से नॉर्मल वाले का ज्ञान होना चाहिए। इसलिए कुशल वैद्य शरीर का विभागस्य ज्ञान की प्रशंसा करते हैं। कि कुशल वैद्य इस सब चीज़ों की प्रशंसा करते हैं। क्रिया शरीर की दृष्टि से ये शरीर दोष, धातु, उपधातु तथा मल का उपादान है। शरीर में प्रत्येक का एक निश्चित प्रमाण तथा गुण कर्म होता है। ठीक है, ये चीज़ें हैं तो इन चीज़ों की अपनी अपनी क्वालिटीज़ भी होंगी। उनके प्रमाण से इनका न्यूनाधिक होना ही रोग का कारण है। मतलब उससे अलग हो जाना जो उसका नेचुरल स्टेट है वही रोग का कारण है। जब ये सम अवस्था में रहते हैं तब शरीर को स्वास्थ्य की स्थिति रहती है, और इसमें विषमता का उत्पन्न होना ही रोग का कारण है। के इम्बैलेंसेस डिजीज़। उपयुक्त वर्णन से ये स्पष्ट हो जाता है रोगों के निदान एवं चिकित्सा अध्ययन को पूर्व उसके आधारभूत विषयों का ज्ञान भी अति आवश्यक है। ठीक है, वही बेसिक बात कि हमें चिकित्सा करने से पहले ये आधारभूत मतलब बेसिक क्लियर होना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार क्रिया शरीर में उपादान भूत दोष, धातु एवं मल की प्राकृत क्रियाओं का निपुण करता है। इसका ज्ञानाभाव में चिकित्सा कार्य में सफलता संचय पूर्ण हो जाती है। वही अगेन सेम बात कि हमें ये सब पता होना चाहिए। और इफ़ यू वांट टू लर्न मोर अबाउट द दर्शन एस्पेक्ट ऑफ दिस, वो पदार्थ विज्ञान है उसके लिए। के क्रिया शरीर की क्रिया शब्द की परिभाषा एवं प्राय। ठीक है, शरीर के प्राकृत क्रिया एवं रचना का ज्ञान शरीर के अंतर्गत समाहित है, अर्थात प्राकृत क्रिया एवं रचना का उल्लेख जिस शास्त्र में है उसे शारीर कहते हैं। के महर्षि चरक ने ये चीज़ बोली है का उल्लेख कर प्रयत्न आदि के द्वारा की गई चेष्टा को कर्म कहते हैं। प्रयत्न मतलब एफर्ट से जो भी चीज़ की गई है उसे कर्म कहते हैं। श्रम से की गई चेष्टा ही कर्म है, मतलब जिसमें मेहनत लगी हो वही कर्म है। शरीर के द्वारा जो कर्म अथवा चेष्टा की जाती है वही कर्म है, मतलब जो भी शरीर के द्वारा किया जा रहा है वह कार्य है। इसकी एक और डेफिनेशन दी हुई है पदार्थ विज्ञान में कि क्रिया का फल मतलब कार्य करने का फल जिस पे पड़ता है वो कर्म है। शास्त्रों में 5 प्रकार के कर्म वर्णित हैं। ये 5 वो हैं, ये निरंतर शरीर में होते हैं, जीवन चक्र चलता रहता है। के अर्थात क्रिया के लिए जो चेष्टा की जाती है उसे प्रवृत्ति कहते हैं। वाणी, बुद्धि एवं शरीर में कार्य आरंभ करना प्रवृत्ति है, मतलब एफर्ट है, और इसे ही क्रिया कहते हैं। कर्म एवं यत्न इसके प्राय हैं, मतलब सिनोनिम्स हैं।
क्रिया शब्द का प्रयोग चिकित्सा के संदर्भ में भी किया गया है, मतलब जो हम काम शरीर के ऊपर करते हैं वो भी क्रिया है। आशय ये है कि प्रज्ञा अपराध आदि, मतलब जो रोगों के कारण हैं उसकी कैटेगरी को प्रज्ञा अपराध कहते हैं, में विषम हुए, मतलब के कारण अनस्टेबल हुए, विषम हुए दोष आदि को चिकित्सा द्वारा साम्य अवस्था में लाना क्रिया कहलाता है। चिकित्सा माने मेडिसिन ऑफ कोर्स, के द्वारा साम्य अवस्था मतलब बैलेंस स्टेट में लाना क्रिया कहलाता है। तात्पर्य ये है कि बड़े हुए दोषों का शमन करें और अन्य व्याधि उत्पन्न ना करें, वही क्रिया है। के मतलब जो बड़े हुए हैं वो शांत हो जाएं और आगे से बीमारी भी उत्पन्न ना करें। उपरोक्त दोनों उदाहरण चिकित्सा के संदर्भ में क्रिया शब्द के परिभाषित करते हैं। ठीक है, दोनों चीज़ों का मतलब क्रिया हो गया। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब शरीर शब्द, इसके सिनोनिम्स क्या क्या हैं? ये अमरकोश, मतलब जो संस्कृत की बड़ी डिक्शनरी है उसके हिसाब से इसके प्राय ये हैं, बट आयुर्वेद में जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो ये चार हैं: शरीर, देह, काय और पुरुष। ठीक है, अब इसकी परिभाषा यहाँ पे आएगी। शीर्यते इति शरीरम, ये शब्द की व्युत्पत्ति है, मतलब इस धातु से डिराइव्ड है, अर्थात जिसका निरंतर नाश होता रहता है उसे शरीर कहते हैं। ओके, मतलब जिसमें कॉन्स्टेंटली कैटाबॉलिक एक्टिविटी चल रही है वो शरीर है। शरीर में प्रत्येक साम्य धातुओं के पाक होते रहने से तथा काल स्वभाव के कारण भी शरीर की कोशिकाएं एवं ऊर्जा का नाश क्षण प्रतिक्षण होता रहता है। मतलब मेटाबॉलिक एक्टिविटी चलती रहेगी तो उसमें कुछ ना कुछ फ्यूल लग रहा है, तो वो कहाँ से जाएगा? शरीर से जाएगा। इसलिए क्षण प्रतिक्षण हमारी ऊर्जा का नाश होता रहता है। इस विनाश के कारण इसे शरीर कहते हैं, कैटाबॉलिज्म के कारण इसे शरीर कहते हैं। कई हमने डिफाइन करने का एक तरीका देख लिया कि जिसमें निरंतर नाश होता रहता है। अब हम नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। देह, देह शब्द देह उपचय धातु से वो निष्पन्न है, मतलब इससे उत्पन्न हुआ है। उपचय अर्थात शरीर की पुष्टि के पंचभौतिक, चतुर्विध एवं षड्रस आहार के सेवन से परिणाम स्वरूप, मतलब एज अ रिजल्ट ऑफ द फूड वी एट की आहार रस की उत्पत्ति होती है। उस आहार ये जानती रस से निरंतर शरीरस्थ दोष धातु एवं मलों की पुष्टि एवं क्षतिपूर्ति होती रहती है। मतलब हमने खाना खाया जिसके अंदर पंचमहाभूत थे, चतुर्विध मतलब 4 टाइप्स ऑफ फूड होता है ये, और षड्रस मतलब 6 टाइप्स ऑफ टेस्ट। इसके द्वारा मतलब ये हमने खाना खाया, उससे आहार रस बना, माने न्यूट्रिशन बना। उस न्यूट्रिशन ने आगे जाके हमारी बाकी की बॉडी को बिल्डअप किया। ठीक है, इसे ही आधुनिक विज्ञान के भाषा में एनाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक है, हमने समझ लिया। ओके, ये भी इसका वही है। वैसे देखा जाए तो शरीर के प्रतिक्षण विनाश मतलब कैटाबॉलिज्म एवं निर्माण माने एनाबॉलिज्म की क्रियाएं समान रूप में होती रहती हैं। इस क्रियाओं की गति पर वय का प्रभाव पड़ता है, मतलब एज का प्रभाव पड़ता है। जीवन के प्रथम काल मतलब बाल्यावस्था में निर्माण की क्रियाओं का संचय तीव्रत्व एवं वृत्त रूप में होता है। मतलब बचपन के टाइम एनाबॉलिज्म पीक पे है और कैटाबॉलिज्म ठीक ठाक है, इसलिए वी ग्रो अप ड्यूरिंग दैट टाइम। युवावस्था के टाइम ये दोनों ऑलमोस्ट बैलेंस चलते हैं। एंड ड्यूरिंग दी ओल्ड एज हमारा जो कैटाबॉलिज्म है, मतलब शरीर का नाश हो रहा है, वो ज़्यादा हो रहा है, और जो शरीर का एनाबॉलिज्म है मतलब आहार रस बाकी धातु में मैनिफेस्ट हो रहा है, वो कम हो रहा है। इसलिए बाय टाइम वी ग्रो ओल्ड एंड इवेंचुअली डाई। ठीक है, वृद्धावस्था में विनाश। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। काय शब्द क्या है? इसका अर्थ है ये शब्द कराने वाला, अर्थात जो शब्द को उत्पन्न करता है उसे काय कहते हैं। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड। पुरुष आखिरी शब्द आ गया, अर्थात जो शरीर में जो विद्यमान रहे उसे पुरुष कहते हैं। पुरुष को यहाँ पे वैसे आत्मा से भी रिलेट, इन अर्थों में पुरुष से आत्मा का बोध होता है। ठीक है, ये हमने 4 प्राय देख लिए। अब धातु भेद से पुरुष संख्या। अब पुरुष क्या है?
ओके, वी अंडरस्टूड दैट कि हाँ जो शरीर के अंदर विद्यमान रहे, बट इस वाले एस्पेक्ट में सिर्फ आत्मा की बात हो रही है। पुरुष के अंदर उन्होंने अलग अलग एलिमेंट से डिफाइन करने की कोशिश की है। से एक धातु पुरुष से शुरू करेंगे हम। महर्षि चरक ने केवल एक चेतना धातु को भी पुरुष संज्ञा प्रदान की है कि पुरुष के अंदर क्या क्या आ जाता है, सिर्फ चेतना, मतलब आत्मा, आत्मा पुरुष का नाम है। ठीक है, और उसके बाद आता है हमारा षड्धातज पुरुष। चरक ने ही कहा कि 5 महाभूत प्लस आत्मा, ये सब मिला के पुरुष बनता है। ठीक है, और छठी चेतना को पुरुष संज्ञा दी जाती है। यही चेतना शब्द से आत्मा के साथ मन का भी ग्रहण कर लेना चाहिए। ठीक है, और इसी को चिकित्सा के लिए अद्वितीय, मतलब चिकित्सा पुरुष कौन सा है, षड धातु पुरुष। ओके, ये पढ़ लेना। ठीक है, एक बार वी आर जस्ट गोइंग ओवर दिस इंट्रोडक्टरी चैप्टर है कि अब चतुर्विंशति पुरुष, इन्होंने यहाँ पे 24 एलिमेंट्स दे दिए। अब वो क्या क्या है, 825 है। ओके ओके, अच्छा, इसके अंदर तो वही है जो हमने ऊपर सांख्य दर्शन वाला पढ़ा था, वही। अव्यक्त मतलब प्रकृति, पुरुष, महत, बुद्धि, अहंकार, उससे फिर तन्मात्राएं, और ये विकार हमारे 16, जिसमें ज्ञान इंद्रिय आ गई, कर्म इंद्रिय आ गई, और महाभूत आ गए, और मन आ गया। ये सब मिला के हमारा पंचविंशति धातुज पुरुष बन रहा है। ठीक है, इसमें बस एक एलिमेंट नहीं होगा आई गेस। हाँ, ये चतुर्विंशति वाला जो है उसमें आत्मा एक एलिमेंट नहीं है, पंचविंशति में है। यही वाला है हमारा जिस पे हमें फोकस करना है बाद में। कि लोक पुरुष, लोक और पुरुष की साम्यता के, ये जो हमने हमारे आचार्य ने एक और बात की है यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट, अर्थात इस लोक में जितने भी मूर्तिमान मतलब एग्जिस्ट किए वाले भावों के भेद हैं, उतने ही जीवित शरीर में भी है, मतलब बाहर का जगत और जो हम हैं इज़ द सेम, वी आर द यूनिवर्स। इसी प्रकार जितने भाव विशेष पुरुष में हैं, उतने ही भाव लोक मतलब संसार में भी विद्यमान है। मतलब जितने पुरुष में रहेंगे, जितने हमारी पूरी यूनिवर्स में थे, उतने ही हमारे लोक पुरुष मतलब जो हम हैं उसमें भी हैं। इसका उदाहरण प्रस्तुत करते हुए भगवान आत्रेय ने कहा है कि षड धातु समुदाय ये लोक है जिसमें पंच महाभूत एवं अव्यक्त ब्रह्मांड समाहित है, और उसी प्रकार ये पुरुष भी षड भाव समुदाय अर्थात पंच महाभूत एवं आत्मा का संयोग है। ठीक है, होल यूनिवर्स वॉज षड धातुज मतलब पंच महाभूत प्लस चेतना, एंड सो आर वी, पंच महाभूत प्लस चेतना मतलब आत्मा। ठीक है, सो इट्स द सेम थिंग बेसिकली। लोक पुरुष साम्य का प्रयोजन स्पष्ट करते हुए कहा है कि सभी लोक भावों को अपने में तथा अपने भावों को ही लोक में देखने से सत्य बुद्धि मतलब आत्मज्ञान होता है। इससे ये ज्ञान होना कि सुख दुख का कर्ता मैं स्वयं हूँ, अन्य कोई नहीं। इसका ज्ञान होने से मोक्ष प्राप्ति की जिज्ञासा होती है। ओके, ये वननेस द नॉन डुअल नेचर समझना ही मोक्ष की प्राप्ति है। ठीक है, कि आई एम द यूनिवर्स, यूनिवर्स इज मी। ठीक है, लोकगत भाव मतलब जो हमारे उसमें है यूनिवर्स में, पुरुषगत भाव मतलब जो हमारे अंदर हैं, उनकी सिमिलैरिटी बताई हुई है कि पृथ्वी मतलब ये हार्डनेस, स्टिफनेस, वो हमारी रिजिडिटी ऑफ द बॉडी के अंदर है। आप मतलब पानी, वो हमारे क्लेद में है, जहाँ पे भी मॉइस्चर है। ये सारे उन्होंने वो दिए हैं कोरिलेशंस, यू कैन रीड दिस। के अब दोष क्या हैं, शारीरिक दोष और मानसिक दोष। मानसिक दोष और शारीरिक दोष। दोष क्या हैं, जो गंदा करते हैं मतलब कमियाँ। ठीक है, दोष धातु और मल से मिलके हमारा शरीर बन रहा था। तो शारीरिक दोष मतलब जो हमारी फिजिकल बॉडी में है वो 3 है, वात, पित्त और कफ। ये जब दोष साम्य अवस्था में मतलब स्टेबल रहते हैं तभी शरीर को धारण करते हैं, मतलब बिल्डअप करते हैं। परंतु विकृत अवस्था में धातुओं एवं मलों को दूषित करते हैं और इसी से रोगों की उत्पत्ति होती है। इसका विस्तार में वर्णन इस पुस्तक के प्रथम खंड
अध्याय 3 त्रिदोष में किया गया है, जहाँ हम स्पेसिफिकली सिर्फ इन तीनों को पढ़ेंगे। ठीक है। मानसिक दोष मतलब जो हमारे स्पिरिचुअली प्रेजेंट है वो दो ही बने गए हैं, ये रज और तम। सत्व रज तम ये तीन मानसिक गुण होते हैं जो हमने ऊपर पढ़े थे सृष्टि की उत्पत्ति में भी। इसमें से जो सत्व है वो तो केवल प्रकाशवान है, इसके कारण उसे दोष में नहीं गिना गया। रज और तम कैन स्टिल गो बैड, लाइक रज कैन लीड टू एंजाइटी, तम कैन लीड टू डिप्रेशन एंड स्टफ लाइक दैट। दो मानसिक दोष हो गए। त्रिगुण और त्रिदोष में परस्पर संबंध, ये जो हमारे मानसिक मतलब स्पिरिचुअली प्रेजेंट वाले तीन गुण थे और त्रिदोष थे, इन तीनों में संबंध क्या है? सत्व रज तम ये साम्य अवस्था में रहते हैं तो प्रकृति होती है। मूल प्रकृति को अव्यक्त मतलब नॉन एक्सप्रेस्ड भी कहते हैं। जब तक ये स्टेबल थे तब तो क्या ही हुआ, जब इनके अंदर कुछ प्रचलन होती है, ठीक है, ये एक एवं गुणात्मक मतलब ओके अभी एक उत्पत्ति है, व्यक्त के स्वरूप में स्पष्ट होते हैं कि कहने का तात्पर्य है कि समस्त भूतों का आदि कारण और स्वयं कारण रहती है। सत्व रज एवं तन के लक्षणों से युक्त अष्टविधि रूप स्वयं कारण रहित मतलब किसी से उत्पन्न नहीं हुई, ओके, संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का हेतु अव्यक्त है मतलब अब तक ये नॉन एक्सप्रेस्ड है। जब इन तीनों में इंस्टेबिलिटी आती है तब जाके पूरा यूनिवर्स हैपेंस। के जिस प्रकार समुद्र अनेक जीवों यथा मत्स्य कच्छप आदि का अधिष्ठान है, उसी प्रकार एक अव्यक्त अनेक क्षेत्रज्ञ का आश्रय है मतलब पूरी सृष्टि का आश्रय। इस शरीर का ज्ञाता को क्षेत्रज्ञ कहते हैं और जो ज्ञ आत्मा या पुरुष के लिए प्रयुक्त है। ठीक है, क्षेत्र प्लस ज्ञ मिलके क्षेत्रज्ञ बन गया। सत्व रज एवं तम स्वभाव से युक्त अव्यक्त से महत और महत से त्रिगुणात्मक अहंकार की उत्पत्ति करते हैं। हमने ऊपर भी पढ़ लिया है कि सेम ही चीज़ है। ठीक है, वही सेम चीज़ का तात्पर्य है कि तीनों गुण अपनी पारस्परिक विषमता को हटाकर सम मात्रा में आ जाते हैं। इस स्थिति में मूर्त जगत का लोप हो जाता है मतलब जब तक ये स्टेबल है तब तक अव्यक्ति हैं। यही चरक के मत अनुसार प्रलय अवस्था भी है मतलब यहाँ पे सब कुछ खत्म हो चुका है और कुछ एक्टिविटी हो ही नहीं रही है। प्रलय काल में पुरुष अपने इष्ट भावों मतलब अष्ट प्रकृति और षोडा विकार से रहित हो जाता है। इफ दे आर स्टेबल नन ऑफ दिस विल हैपन। इस प्रकार अव्यक्त से उत्पत्ति काल को व्यक्त होता है, वो प्रलय अवस्था में व्यक्त से अव्यक्त हो जाता है मतलब जब क्रिएशन होती है तब ये अनबैलेंस्ड है और जब ये वापस स्टेबल होते हैं तो ये प्रलय अवस्था मतलब सब कुछ खत्म। ठीक है, इन तीनों की साम्य अवस्था को विषय भोग होते हैं, न्यूनाधिक विषमता को प्राप्त होते हैं, तब पृथक पृथक स्थिति में आकार इस सृष्टि का निर्माण करते हैं। इस प्रकार ये तीनों इस सृष्टि की चेतन अचेतन सूक्ष्म स्थूल सभी को व्याप्त रहते हैं। त्रिगुण और कुछ विशेषताएं भी हैं। जगत के प्रत्येक सत्ववान पदार्थ मतलब कॉन्शियस चीज़ में तीन सम्मिलित रूप से एक दूसरे के साथ रहते हैं। इसकी सम मात्रा यहाँ विद्यमान नहीं रहती, ये न्यून अधिक मात्रा में एक साथ रहते हैं मतलब स्टेबिलिटी यहाँ पे है ही नहीं। ये अपनी अलग अलग कॉम्बिनेशंस में यहाँ पे साथ में रहते हैं। ये पृथक पृथक नहीं रह सकते और परस्पर एक दूसरे को पराभूत भी करते हैं मतलब ये सेपरेटली एग्जिस्ट नहीं करते और ये एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं। जैसे हमने ऊपर देखा था सत्व और रज मिल के बना रहे थे चीज़ें, कि इनमें न्यून अधिक होने की क्षमता के कारण भी इन्हें सत्व की प्रधानता होती है, तो कभी रज और कभी तम की प्रधानता होती है। ठीक है, कि इसके बाद इन्होंने बता दिया कि हाँ इस जगत में भी तीन मानसिक स्वभाव वाले लोग होंगे, एक जिसमें सत्व ज़्यादा होगा, एक जिसमें रज और एक तम, और उनके एज पर द नेम सजेस्ट वैसा ही स्वभाव होगा। सत्व क्या था हमारा? निर्मल, प्रकाश और निर्विकार मतलब वो लोग कैसे होंगे? निर्मल, ज्ञानवान, विकार रहित मतलब परफेक्ट, और आनंदपूर्ण मतलब ब्लिस में रहेंगे। ओके, रीड दिस योरसेल्फ। रजोगुण वाले क्या हैं? मतलब असात्म्य मतलब जितना भी वो है ड्राइव है वो उनके अंदर रहेगी। कर्म करने हेतु प्रेरित होते हैं मतलब मोटिवेटेड रहेंगे रजोगुण वाले।
रीड दिस योरसेल्फ। तमोगुण में क्या है? जड़ता इसका मूलक भाव है, मतलब ये लोग कैसे रहेंगे? मूड बनकर, आलस, और इनको नींद बहुत आएगी। कि इसके बारे में यहाँ पे और अच्छे से दिया हुआ है। इन तीनों का जो प्रभाव क्षेत्र है वो मन है, और ये अत्यधिक सूक्ष्म होता है। यू कैन नॉट होल्ड मन, यू कैन नॉट सी एग्जैक्टली वेयर इट इज़, तो इसलिए उसको भी सूक्ष्म कहा गया। सत्व का प्रकाशवान होने के कारण चिकित्सा में केवल रज एवं तम ही दोष माने गए हैं। ये दोष मन तक ही सीमित ना रहकर शरीर में उपादान दोषों को भी संलिष्ट रहते हैं। मतलब ये सिर्फ मन में नहीं है, बाकी चीज़ों में भी है। ऐसे वात जो है वो ये रज से कोरिलेट किया जाता है। त्रिदोष पर इनके प्रभाव के संदर्भ में आयुर्वेदी आचार्यों का मत है कि यद्यपि त्रिदोष में तीनों गुणों का प्रभाव रहता है, परंतु वात में राजस, पित्त में सत्व और कफ में तम गुण की प्रधानता होती है। इस प्रबल्य के कारण ही वात क्रियाशील, पित्त सत्व ज्ञानवान तथा कफ जड़ता मतलब स्थैर्यता युक्त होता है। इन गुणों के कारण ही नाना प्रकृतियों के पुरुष बनते हैं। ठीक है, अलग अलग जो प्रकृतियाँ वो इनके टाइप से बनती हैं। जो वातज हैं उनमें रजगुण प्रदान होता है, जो पित्तज हैं उनमें सत्व और कफ में तम। ठीक है, इनकी फर्दर आगे वो प्रकृतियों के टाइप्स होते हैं। वी विल एक्सप्लोर दैट लेटर एज दिस इज जस्ट द इंट्रोडक्शन। कि इनका पंच महाभूत से संयोग, जो ये हैं हमारे 5 महाभूत, उनका अपना अपना उन्होंने बताया हुआ है कि हाँ, आकाश जो है वो सत्व वाला है, वायु जो है वो केवल रज वाला है, अग्नि के अंदर सत्व एवं रज दोनों हैं, जल जो है सत्व एवं तम है, पृथ्वी जो है तम है। ठीक है, दिस इज द वेरी बेसिक ओवरव्यू ऑफ हाउ द वर्ल्ड एंड बॉडी इज मेड एज पर द आयुर्वेदा। वी विल एक्सप्लोर दिस इन मोर डेप्थ एज वी मूव फॉरवर्ड विद द सिलेबस। Okay then, bye bye, thank you.